हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कोड टू सर्व एकेडमी चैनल पे। तो आज हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो रियल नंबर्स जो चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या-क्या चीज दिमाग में रखना है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा चीज दिमाग में हम लोग को रखना है। ठीक है, तो वो अगर हम लोग को ध्यान में है तो हम लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ में सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और उसमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का ओवरव्यू भी हम लोग ले लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो कंपोजिट नंबर को डील करता है ना, कंपोजिट नंबर के बारे में बताता है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि हमारा जो नंबर्स है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। तो वैसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब ये जो कंपोजिट नंबर है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम्स के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग प्राइम्स के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं। तो यही हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, हम लोग को ये ध्यान में रखना है और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग को ध्यान में रखना है जिसके थ्रू हम लोग आगे चल के कुछ और पर्टिकुलर क्वेश्चंस को प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला थ्योरम है, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a एंड n बी पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग को क्या बोल रहा है कि p को एक प्राइम नंबर है और a और n साथ में जो है वो दोनों क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर p प्राइम नंबर है, p हमारा प्राइम नंबर है और a और n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और साथ ही साथ अगर p a टू दी पावर n को डिवाइड कर रहा है, अगर p a टू दी पावर n को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये एक थ्योरम हम लोग को दिमाग में रखना है आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हम क्या बोले कि p प्राइम नंबर है और a और n अगर पॉजिटिव इंटीजर है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि p a टू दी पावर n को डिवाइड करता है, ये प्राइम नंबर a टू दी पावर n को डिवाइड करता है, तो ये प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद हम लोग को क्या ध्यान देना है कि अगर a bc को डिवाइड कर रहा है, अगर a कोई एक नंबर है जो bc को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि a या तो b को डिवाइड करेगा, ठीक है, या तो फिर c को डिवाइड करेगा, या तो फिर a और c को साथ में डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा, बोथ a एंड c को डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को बस इतना दो थ्योरम जो है हम लोग को अपने दिमाग में रखना है। पहला ये कि अगर p जो है a टू दी पावर n को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, कंडीशन ये है कि p प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरा, अगर a bc को डिवाइड कर रहा है तो या तो a b को डिवाइड करेगा, या तो c को डिवाइड करेगा, या तो फिर दोनों b और c दोनों को बोथ को डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब जो है हम लोग रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्लास 9 में हम लोग पढ़े क्या थे रैशनल नंबर्स के बारे में। तो हम लोग पढ़े थे कि रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना। हम लोग क्या पढ़े थे कि रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, और इसमें q जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि p और q जो है वो इंटीजर के मेंबर्स होते हैं, है ना, इंटीजर सेट से लिए हुए मेंबर्स होते हैं। और हम लोग ये पढ़े थे कि p और q जो है वो कोप्राइम्स होते हैं, है ना। अगर कोई एक नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है और साथ ही साथ इन सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो वो नंबर जो है क्या कहलाता है, एक रैशनल नंबर कहलाता है। रिकैप्चुलेशन हो गया आपका। अब ये जो रैशनल नंबर है इसमें जो p एंड q और कोप्राइम्स बोल रहा है, इसका मतलब ये है
कि पी और क्यू के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होगा जो कि 1 होगा, है ना। क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर और वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को रैशनल नंबर के बारे में समझ में आ गया। और हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़े थे। इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, ऐसा नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है ना। ऐसा नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सबसे पहला तो ये हम लोग को हो गया कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। या तो फिर दूसरा डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है, ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है ना। परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर में हो गया। तो रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है ना। बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है, रूट ऑफ imperfect squares are irrational numbers। समझ में आ रहा है, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन समझ में आ गया, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन समझ में आ गया, इसके बारे में हम लोग ओवरव्यू देख लिए। अब जो है हम लोग को क्या करना है, रैशनल और इरेशनल नंबर को समझने के लिए कुछ और डेफिनेशंस देखने हैं। ठीक है, और वो किस कंटेक्स्ट में देखने हैं, हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन के कंटेक्स्ट में देखना है। किसके कंटेक्स्ट में, डेसिमल एक्सपेंशन के कंटेक्स्ट में। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको डेसिमल फॉर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर कोई भी नंबर जिसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है, हम लोग का बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन जो है रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो चलिए समझते हैं। बोला क्या कि रैशनल नंबर जो होता है उसके पास दो ही एक्सपेंशन होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉलो अप करेगा या तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉलो करेगा। अब इन दोनों का मतलब भी आना चाहिए हमें। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1/2 ले, हम क्या किए, हम 1/2 लिए, 1/2 को वैल्यू अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये 0.5 होगा, है ना। मतलब ये 5 पे जाकर के खत्म हो जा रहा है, ये और आगे नहीं बढ़ सकता। और आगे बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ सकता। अगर ये नहीं बढ़ सकता इसका मतलब क्या है, ये यहीं पे टर्मिनेट हो जा रहा है। तो हम लोग इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है, इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया। अगर हम लोग को ऐसा बोल दिया जाए कि एक नंबर है, वो है 0.24888888 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। मान लेते हैं हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से दिया हुआ है, तो क्या हो, अगर मेरा डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया। और साथ ही साथ पॉइंट के बाद हमारा नंबर जो है वो कुछ नंबर जो है रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है। तो जहां रिपीटेशन शो होने लगे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं उनको हम लोग रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स का दो कंडीशन, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन का दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या है कि या तो वो टर्मिनेट कर जाए, नहीं तो फिर दूसरा कंडीशन ये है कि वो टर्मिनेट नहीं करे, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करे, लेकिन वो कैसा हो, रेकरिंग हो, वो बार बार रिपीट करे, तो वो रैशनल नंबर बन जाता है।
समझ में आ गया। तो रैशनल नंबर के क्राइटेरिया में हम लोग का दो डेसिमल एक्सपेंशन आता है। पहला ऐसा जो टर्मिनेट कर जाए, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, या तो फिर ऐसा जो नहीं टर्मिनेट करे लेकिन रिकरिंग रहे, मतलब क्या है, रिपीट करे। समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो कंडीशन समझ में आ गया हम लोग को रैशनल नंबर के बारे में। अब अगर हमको बोले कि इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, तो बोले क्या हम कि ऐसा हम डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं, जैसे हम ले लिए 1.01 001 0001 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। अगर हम इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो नंबर्स है डेसिमल का, डेसिमल के बाद वाला, वो सारा डिजिट्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसका नंबर्स जो है डेसिमल के बाद रिपीट ना करे, समझ में आ रहा है, रिपीट ना करे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, इरेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इतना पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे? अभी तक हम लोग सीखे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, पहले हम लोग वो सीखे, उसके बाद फिर हम लोग दो थ्योरम सीखे, और उसके बाद फिर हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में सीखे कि कैसे पहचानेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू कि वो नंबर जो है रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग को एक और तरीका सीखना है जिसके थ्रू हम लोग डिस्टिंग्विश कर सके कि रैशनल नंबर मेरा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। अभी हमने सीखा कि कोई भी रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो एक तो तरीका हम लोग ये सीखे कि हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके समझ सकते हैं कि ये ऐसा है। अगर मान लेते हैं कि हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन नहीं दिया हुआ है और हमको निकालने भी नहीं आता, ठीक है, हम लोग को बोल दिया कि 4/523 या फिर कुछ ऐसा नंबर है, ठीक है, और हम लोग को पूछ दे कि ये नंबर जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है, ये तो हमको दिख रहा है कि एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यू के टर्म में है, और p और q नॉट इक्वल टू जीरो भी, मतलब q हमारा नॉट इक्वल टू जीरो भी है, p q इंटीजर का मेंबर्स भी है ना, तो हमको ये पता चल रहा है कि ये रैशनल नंबर है। अगर हमसे पूछ दे ये रैशनल नंबर है तो ये किस कैटेगरी में जा रहा है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। तो उसके लिए हम लोग के पास एक और तरीका है, बिना डिवाइड किए भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों जो है ये जो हमारा रैशनल नंबर है ये लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं, मतलब ये एकदम लास्ट जब तक हम इसको काट सकते हैं काटेंगे, जो फाइनल वैल्यू होगा उस टर्म में है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान के चलते हम यहाँ पे 2/100 था, मान लेते हैं कि हमारा 2/100 है, तो 2/100 को हम लोग काट करके जो है 1/50 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 1/50 इसका क्या हो गया, लोवेस्ट टर्म। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो भी रैशनल नंबर दिया हुआ है उसका लोवेस्ट टर्म हम लोग निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर का लोवेस्ट टर्म निकालेंगे। अब ये हमारा लोवेस्ट टर्म आ गया। अब हमको क्या करना है, अगर मेरा लोवेस्ट टर्म आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे, हम लोग क्यू पे ध्यान देंगे। क्यू हमारा क्या है, 50। हमको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करें तो क्या होगा, अगर हम लोग 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 से अगर हम लोग 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए। और कौन डिवाइड कर सकता है छोटा से छोटा प्राइम नंबर 25 को, तो 5 कर सकता है। 5 इंटू 5 इज 25। तो हमको क्या मिला, 2 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 का स्क्वायर हुआ। तो इस 50 को, इस 50 को हम लोग क्या लिख सके, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिख सके,
है ना। तो हमको क्या बोला कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, जिसको हम लोग 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के समथिंग में लिख पा रहे हैं, मतलब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 है, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर सिर्फ 2 और 5 आ रहा है फैक्टर्स में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। वही अगर हम लोग को ऐसा मिल जाए, जैसे मान के चलते क्यू में हम लोग को ऐसा मिल जाए, हमारा डिनोमिनेटर जो है उसमें अगर हम लोग को ऐसा मिल जाए 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 6, कुछ भी ऐसा मिल जाए जिसमें 2 और 3 तो है फैक्टर्स में, लेकिन साथ ही साथ 2 और 5 तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारा 3 है या फिर और कोई एक नंबर है जो 2 और 5 को छोड़ करके है, ठीक है, प्राइम नंबर में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा जो हमारा रैशनल नंबर होगा, उस रैशनल नंबर के पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका हम लोग आगे चल के क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी बस दिमाग में यही रखिए कि अगर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में है सिर्फ, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के साथ कुछ और है, जैसे मान के चलते 3 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग इंटू 7 का पावर समथिंग, कुछ भी ऐसा है जो 2 और 5 को छोड़ करके और भी चीजें हैं, तो हम लोग उसमें क्या बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, वो रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को प्रूव करना है कि √3 जो है इरेशनल नंबर है। हम लोग को क्या प्रूव करने के लिए बोला है कि √3 इरेशनल नंबर है। हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो प्रूव करने के लिए आज हम लोग जो मेथड यूज करेंगे वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि जो भी चीज हम लोग को प्रूव करना होता है, हम लोग उसके ऑपोजिट सोचते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट सोचेंगे। तो हम लोग मान लेंगे लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। हम लोग क्या मान लिए कि हमारा √3 एक रैशनल नंबर है। अगर √3 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब √3 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ q नॉट इक्वल टू 0 भी होगा, और p और q इंटीजर का मेंबर्स भी होगा, और p और q को प्राइम भी होगा। समझ में आ रहा है, ये बेसिक डेफिनेशन हम लोग अप्लाई किए। अगर ऐसा है, हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड्स, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम लोग को क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर जो है हम लोग को दे देगा 3, √3 इंटू √3 हम लोग को क्या दे देगा, 3 दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, दैट मीन्स p² अपॉन q², ऐसा बोल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो p² है इसका वैल्यू 3q² होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको हम लोग दे देते हैं नंबर 1। समझ में आ रहा है। p² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3q²। अब आगे आते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, हमारा p² 3q² के बराबर है ना। और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो 3 है ये इस 3q² को डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके पास एक फैक्टर 3 है 3q² के पास, है ना। तो 3 जो है 3q² को डिवाइड करेगा, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है 3 जब 3q² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 p² को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि p² ही 3q² के बराबर है ना। तो हम लोग 3q² की जगह पे p² लिख सकते हैं, मतलब 3 p² को भी डिवाइड करेगा।
और हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि अगर मेरा कोई एक प्राइम नंबर है वो अगर a टू द पावर n को डिवाइड करता है तो ऑब्वियस सा बात है ये प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। हम लोग ये पढ़े थे। तो यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर है तो ये क्या करेगा, p को भी डिवाइड करना चाहिए, है ना। दिस इंप्लाइज 3 विल डिवाइड p since 3 is a prime number and by theorem। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा थ्योरम यहाँ पे लिख देंगे। थ्योरम कौन सा है, ये वाला थ्योरम। लेट p be a prime number and a and n be positive integers and if p divides c to the power n then p will divide a। समझ में आ रहा है, ये थ्योरम भी हम लोग वहां पे लिख देंगे। तो लिखने के बाद ये कंफर्मेशन हो गया कि हमारा 3 जो है वो p को डिवाइड करेगा, 3 जो है p को डिवाइड करेगा। अब अगर 3p को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब हम लोग p को 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें m हमारा क्या है, एक इंटीजर है। p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग इसको यूज करेंगे, p इज इक्वल टू 3m को यूज करेंगे वर्ड नंबर पे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन 1 हम लोग को क्या मिलेगा। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नंबर 2 दे देते हैं, इसका हम लोग को यूज आएगा। अभी हम लोग क्या बोले कि p का वैल्यू हम लोग 1 में पुट करते हैं। 1 मेरा क्या था, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, यही था। तो p स्क्वायर मतलब क्या, p का वैल्यू 3m है, तो हम लोग बोल सकते हैं 3m का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q स्क्वायर, हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, बोल सकते हैं। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, है ना। हम लोग बोल सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो 3 है वो इस 3m स्क्वायर को डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके पास 3 एक फैक्टर है ना। तो अगर 3 3m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 3 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि q स्क्वायर जो है वो मेरा 3m स्क्वायर के बराबर है ना। q स्क्वायर मेरा 3m स्क्वायर के बराबर है। अगर 3 3m स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, है ना। और सिंस 3 एक प्राइम नंबर है इसका मतलब 3 q को भी डिवाइड करेगा, है ना, बाय थ्योरम। समझ में आ रहा है। अब जो है ये हम लोग ले लेते हैं अपना नंबर 2, सॉरी नंबर 3। अब जो है हमको क्या मिला, ध्यान से समझिएगा। हम लोग बोले थे कि हमारा √3 एक रैशनल नंबर है, मतलब जो p और q है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है। p और q हम लोग क्या बोले थे कि को प्राइम है ना, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि 1 है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी रैशनल नंबर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो कि 1 होता है, तो यहाँ पे तो हमको एक और फैक्टर मिल रहा है जो p और q को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमको पता चला कि 3 जो है p को डिवाइड कर रहा है और साथ ही साथ 3q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब p और q का एक और फैक्टर हमको मिला ना 3। समझ में आ रहा है। तो हमको ये पता चला
कि मेरे पास एक और नंबर है जो क्या कर रहा है, उस p और q को डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं बट p and q are co-primes from 1 and 2. We can see that p and q have one more factor other than 1. हम लोग को क्या पता चल रहा है, हम लोग को 1 and 2 से पता, 1 और 3 से पता चल रहा है, सॉरी, हम लोग को नंबर 2 और नंबर 3 से पता चल रहा है कि p और q के पास एक और फैक्टर है जो कि 1 से अलग है ना। 2 और 3 से हमको ये पता चल रहा है कि p और q के पास एक और फैक्टर है जो कि 1 से दूसरा है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो सोच रहे थे वो गलत है। अगर हम लोग जो सोच रहे थे वो गलत है, इसका मतलब हम लोग सोच रहे थे कि √3 एक रैशनल नंबर है। तो अगर वो नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब जबकि हमको ये पता चल गया कि √3 रैशनल नंबर नहीं है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि √3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग एक डेफिनेशन ये भी पढ़े हैं कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरैशनल नंबर होता है ना। तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज √3 इज एन इरैशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो हम लोग को इस तरीके से प्रूव करना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के थ्रू कि कैसे √2, √3, √5, √7, √11 ये सारे जो नंबर्स है वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। अब एग्जाम में होता क्या है कि एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन अटैच कर दिया जाता है इसमें। कैसे, देखिए, इसी के साथ आपको अटैच कर देगा, देन प्रूव दैट 2/7 √3 इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। हम लोग को बोल दिया, सबसे पहले बोला कि प्रूव करो कि हमारा √3 रैशनल है, फिर प्रूव करो कि 2/7 √3 भी एक इरैशनल नंबर है। समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ अटैच कर सकता है। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो पहला सेक्शन हमको पता चल गया कि √3 हमारा इरैशनल नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग फिर से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। हम लोग मान लेंगे कि लेट 2/7 √3 बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, जब 2/7 √3 को हम लोग एक रैशनल नंबर मान रहे हैं, तो 2/7 √3 जो है p/q के बराबर होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि 2/7 इंटू q/p मेरा √3 के बराबर होना चाहिए। इस √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये √3 इधर RHS साइड के नंबरेटर में चला जाएगा और ये p/q हमारा क्या हो जाएगा, अगर LHS की तरफ जाएगा तो वो q/p बन जाएगा। मतलब 2/7 इंटू q/p हमारा √3 के बराबर होगा। अब ध्यान से देखते हैं, सिंस p/q is a rational number, इसका मतलब क्या हो गया कि q/p भी एक रैशनल नंबर होगा। अगर हमको बोल रहा है एक नंबर है जो 2/3 है जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 है,
तो अगर इसको हम रेसिप्रोकेट कर दे तो जो नंबर बनेगा उल्टा करने के बाद वो भी तो एक रैशनल नंबर होगा, वो भी तो पी बाई क्यू के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये बोल सकते हैं अगर पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर है तो क्यू बाई पी भी एक रैशनल नंबर होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, हम लोग ये क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है उसके साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो अगर हम इसमें 2/7 मल्टीप्लाई भी कर दे पी क्यू बाई पी में तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा। होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं 2/7 इंटू क्यू बाई पी इज इक्वल टू √3 इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है? हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2/7 इंटू क्यू बाई पी जो है एक रैशनल नंबर है। क्या ये कभी पॉसिबल है? कभी ये पॉसिबल है कि √3 हमारा रैशनल नंबर हो जाए? कभी पॉसिबल नहीं है। बट √3 इज नॉट इक्वल टू अ रैशनल नंबर। ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमको ये पता चला कि हम जो सोच रहे थे वो रॉन्ग है। हेंस दिस implies our supposition was wrong। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग जो सोच रहे थे कि हमारा 2/7 √3 एक रैशनल नंबर है वो अब रैशनल नंबर नहीं है। दिस implies 2/7 √3 is not a rational number। Hence 2/7 √3 is an irrational number। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इसका बाकी जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है क्वेश्चन का वो भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग को क्या बोल रहा है कि हमको प्रूव करना है कि √2 प्लस √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं √2 प्लस √5 एक इरेशनल नंबर? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेट करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के थ्रू ही हम लोग चलेंगे। Let √2 plus √5 is equal to a rational number R। हम लोग क्या मान लिए कि √2 plus √5 एक रैशनल नंबर R है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि √5 जो है वो R माइनस √2 के बराबर होगा। ये जो √5 है वो R माइनस √2 के बराबर होगा। और अगर हम स्क्वायर कर दे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हम लोग को क्या मिलेगा? √5 का स्क्वायर हम लोग को मिल जाएगा 5 और मिलेगा R माइनस √2 का होल स्क्वायर, है ना। √5 का होल स्क्वायर हम लोग को मिलेगा 5 और हम लोग को RHS साइड में मिलेगा R माइनस √2 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर 5 हो गया। 5 विल बी इक्वल टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसका वैल्यू क्या होगा? a स्क्वायर दैट मीन्स R स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2ab 2 इंटू R इंटू √2 दैट मीन्स 2√2R, है ना। क्या मिलेगा? -2√2R। ये मिलना चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो -2√2R है अगर हम LHS साइड ले आए तो हम लोग ये बोल सकते हैं 2√2R इट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5।
बोल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 के बराबर होगा। दैट मीन्स ये प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 दे देगा, तो ये आर स्क्वायर माइनस 3 के बराबर है ना। तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि हमारा √2 जो है वो आर स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2r के बराबर है ना। आर स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2r के बराबर है, जिसमें हमारा r क्या है, एक रैशनल नंबर है। r क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब ध्यान से देखिए, अगर r एक रैशनल नंबर है तो ऑब्वियस सा बात है r नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। ध्यान से समझिएगा, अगर हम ऐसा केस ले ले कि नीचे में r है हमारा, ठीक है, तो ओवरऑल क्या है कि यहाँ पे r अगर हम नॉट इक्वल टू 0 ले तो ओवरऑल आर स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2r मेरा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2r मेरा हो जाएगा एक रैशनल नंबर, फिर से, है ना। आर स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2r क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा फिर से। और अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 कभी भी एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं होगा, है ना। √2 कभी भी एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। जब √2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, हम लोग को ये पता है कि √2 कभी भी एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग जो सोचे वो गलत हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज, जो हम लोग मान रहे थे √2 प्लस √5 वो अब रैशनल ना हो करके एक इरेशनल नंबर हो गया। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी नंबर कैसे इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को प्रूव करना है √2 प्लस √3/5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सेम तरीके से हम लोग करेंगे, हम लोग क्या मान लेंगे, √2 प्लस √3/5 को हम लोग एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर मान लेंगे। √2 प्लस √3/5 को हम क्या मान लेंगे, एक रैशनल नंबर r मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं √2 प्लस √3 इज इक्वल टू 5r। हम लोग ये बोल सकते हैं √3 इज इक्वल टू 5r माइनस √2। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके सेम कंडीशन हम लोग लेकर के आएंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि √3 जो है एक कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। √2 हमारा पता चलेगा कि कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता, और हमको मिल रहा होगा वो रैशनल नंबर, तो हम लोग इजिली बोल देंगे कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ओवरऑल √2 प्लस √3/5 एक इरेशनल नंबर है। ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच √n-1 प्लस √n+1 इज रैशनल। अब देखिए ये जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हम लोग को प्रूव करना है कि ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n नहीं है, ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n नहीं है जिसके कारण √n-1 प्लस √n+1 जो है रैशनल बन सके। अब इसको कैसे सोचेंगे, इसको सोचने के लिए हम लोग को एकदम बेसिक जो भी चीज हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग को किस तरीके से चीजों को समझना है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। हम लोग को क्या बोला कि √n-1 प्लस √n+1 जो है रैशनल कभी भी नहीं हो सकता किसी भी n के लिए। तो हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि हमारा √n-1 प्लस √n+1 इसको हम एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये a/b के बराबर है। हम लोग क्या मान लिए कि ये एक रैशनल नंबर a/b के बराबर है। तो √n+1 जो है वो a/b माइनस √n-1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लगा दे तो हम लोग को क्या पता चलेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स √n+1 का होल स्क्वायर क्या देगा, n+1। इट विल बी इक्वल टू a/b माइनस √n+1 का
होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा। इसका होल स्क्वायर क्या देगा, ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए बाई बी का होल स्क्वायर, पहला टर्म का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट ओवर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एन माइनस वन, माइनस टू ए बी, दैट मीन्स ए हमारा ए बाई बी है यहाँ पे, इंटू रूट ओवर एन माइनस वन, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेट करेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एन रूट ओवर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज एन माइनस वन, और माइनस टू ए बी, टू इंटू ए के जगह में ए माइनस ए बाई बी इंटू बी के जगह में रूट ओवर एन माइनस वन। सिंपल हम लोग फॉर्मूला में सेट किए। अब क्या मिला हम लोग को, तो हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं ये n और ये n खत्म, है ना। ये n को अगर हम लोग LHS के तरफ लेकर के आए तो क्या होगा, n माइनस एन विल बी इक्वल टू 0, तो ये n और ये n खत्म हो गया। और ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर इस माइनस टू ए बाई बी इंटू रूट ओवर एन माइनस वन को हम RHS से LHS के तरफ लेकर के आए तो हम लोग ये बोल सकते हैं टू इंटू ए बाई बी इंटू रूट ओवर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन बोल सकते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू के बराबर है, टू इंटू ए बाई बी इंटू रूट ओवर एन माइनस वन, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू के बराबर है। सिमिलरली हम लोग ये बोल सकते हैं, कि ये ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर है, टू इंटू ए बाई बी इंटू रूट ओवर एन माइनस वन, ये ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर है, अगर हम इसको क्या कर ले, एलसीएम कर ले। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रूट ओवर एन माइनस वन को रख रहे हैं और बाकी सबको उधर भेज रहे हैं। तो होगा क्या, ये रूट ओवर एन माइनस वन जो है ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन टू ए के बराबर हो जाएगा, और बी स्क्वायर में जब हम लोग बी को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ बी आएगा। मतलब ये रूट ओवर एन माइनस वन क्या आया, ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू ए बी। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ए बाई बी है ना रैशनल नंबर, ए बाई बी जिसमें हमारा ए और बी क्या था, इंटीजर्स था। अगर ए और बी इंटीजर्स है तो ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर भी इंटीजर होगा और टू ए बी भी इंटीजर होगा। तो ओवरऑल ये मेरा क्या हो गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में आ ही गया ना। मतलब ये एक रैशनल नंबर हुआ, रूट ओवर एन माइनस वन एक रैशनल नंबर हुआ। अच्छा, अगर इसी मेथड को हम फॉलो करें, अगर हम इसी मेथड को फॉलो करें तो हम लोग को रूट ओवर एन प्लस वन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर बाय टू ए बी। ये कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट सेक्शन में हम n प्लस वन इज रूट ओवर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस रूट ओवर एन माइनस वन लिए, अगर इस जगह पे हम रूट ओवर एन माइनस वन को इधर रहने देते और रूट ओवर एन प्लस वन को इधर भेजते, उसके बाद हम सेम प्रोसेस को फॉलो अप करते, तो हमको क्या मिलता, रूट ओवर एन प्लस वन का वैल्यू मिल जाता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमको रूट ओवर एन प्लस वन का वैल्यू मिला और रूट ओवर एन माइनस वन का वैल्यू मिला। जैसे ये एक रैशनल नंबर है उसी तरीके से ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। हम मान लेते हैं इसको हम वन लेते हैं, इसको हम टू लेते हैं। फ्रॉम वन एंड टू we can say that root over n minus 1 and root over n plus 1 are rationals। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों रैशनल नंबर है। और अगर ये दोनों रैशनल नंबर है, ध्यान से समझिएगा,
अगर ये दोनों रैशनल नंबर है तो कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होता है? रूट के अंदर में। ध्यान से समझिएगा, अगर रूट के अंदर में मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो, 4 क्या है? मेरा परफेक्ट स्क्वायर। अगर रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर है तो ही जो मेरा नंबर आता है वो एक रैशनल नंबर होता है। अगर हम रूट के अंदर में इम्परफेक्ट स्क्वायर डाल दे तो कभी भी हमको एक रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट हमको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज n-1 and n+1 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ऐसा होना चाहिए, है ना? ये दोनों जो है परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो डिफरेंस जो होगा इन दोनों का वो कितना होगा? n+1 माइनस n-1 अगर हम लोग करें तो ये क्या देगा? n+1 माइनस n+1, दैट मीन्स हमको मिलेगा 2। अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। और हमको क्या बोला था कि कोई भी n जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी n जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमको चेक करना है कि उसके कारण जो है √n-1 प्लस √n+1 कभी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। कैसे चेक करेंगे? हमको ये पता चला n+1 और n-1 का डिफरेंस कितना दे रहा है? 2। n+1 है क्या? एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस क्या दे रहा है? एक नंबर दे रहा है जो कि 2 है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम पॉजिटिव नंबर्स n लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं। मान लेते हैं कि हम पहला परफेक्ट स्क्वायर चुनते हैं 1, दूसरा चुनते हैं 4, फिर हम चुनते हैं 9, उसके बाद फिर हम लोग चुनते हैं 16, स्टार्टिंग 4। ठीक है, अब अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? 3। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? 5। और इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो हमको कितना मिल रहा है? 7, है ना? मतलब कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके बीच का मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। लेकिन हमको क्या दिख रहा है? यहां पे तो बात अलग है। यहां पे बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन उसका डिफरेंस 2 आ रहा। मतलब हम लोग जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। बट between, sorry, the difference of two perfect squares is at least 3। ये हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग जो सोच रहे थे वो गलत है। दिस इंप्लाइज आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। तो हम लोग जो सोच रहे थे वो गलत है। दिस इंप्लाइज √n-1 प्लस √n+1 is not a rational number for any positive integer n। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसको हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बिना एकदम नहीं समझ सकते, इसलिए अच्छे से इसको दोबारा देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हम लोग को बोल दिया है कि ये रैशनल नंबर है ना? हम लोग को पहले ही बोल दिया कि ये जो फॉलोइंग बात किया जा रहा है वो रैशनल नंबर के बारे में ही बात हो रहा है। ये रैशनल नंबर के बारे में ही बात हो रहा है। अब इन रैशनल नंबर्स में हमको बताना है कि किसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और किसके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढने के लिए हम लोग सबसे पहले कोई भी रैशनल नंबर होता था उसका लोएस्ट फॉर्म ढूंढते थे।
तो हम लोग क्या देखे कि 125/441 जो है उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ करके, है ना। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। पहला नंबर है 125/441। तो इस नंबर पे हम लोग ये देख रहे हैं ये रैशनल नंबर अपने लोएस्ट फॉर्म में पहले ही है। तो हमको क्या करना है, सिंपली हमको डिनोमिनेटर चुनना है 441 और इसका जो है हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम 3 से करें तो हमको क्या मिलेगा, 3 × 1 इज 3, 3 × 4 इज 12, 3 × 7 इज 21। अगर हम फिर से 3 से करें 3 × 4 इज 12, 3 × 9 इज 27, फिर 7 × 7, तो हमको क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो हमको क्या बोला गया था कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 को छोड़ करके कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर आ रहा है तो हम लोग वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। समझ में आ रहा है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्या है, 15/1600। ये रैशनल नंबर हमको दिया हुआ है, हमको विदाउट डिवीजन बताना है कि इसका जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो हमको दिख रहा है कि ये दोनों का एक कॉमन फैक्टर है जो कि 5 है ना। तो ये मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 × 3 इज 15, 5 × 3 इज 15, 5 × 2 इज 10 और 0, मतलब इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या है, 3/320। लोवेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर को हम लोग इरिड्यूसिबल फॉर्म भी बोलते हैं। लोवेस्ट फॉर्म को हम लोग इरिड्यूसिबल फॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि इसके बाद और इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये मेरा लोवेस्ट फॉर्म हुआ। अब लोवेस्ट फॉर्म में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 320। क्यों हमारा क्या है 320। अब हम लोग क्या करेंगे, 320 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो अगर हम 2 जो है 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर से सिर्फ लेते हैं डिवाइड करने के लिए। तो मिनिमम प्राइम नंबर क्या है 2, 320 को 2 डिवाइड कर लेगा तो होगा 160, फिर 80, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, है ना। तो ओवरऑल 2 का पावर 6 × 5 हमको मिल रहा है। क्यों क्या मिल रहा है, 2 का पावर 6 × 5। तो हमको अगर हमको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर मिले तो हम लोग वैसे नंबर्स को, वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को कैसा बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होगा, ये जो रैशनल नंबर है इसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पहचानेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को कन्वर्ट करना है 27.14 और 28 रेकरिंग में, मतलब हमारा 28 28 28 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन चल रहा है। तो इस नंबर को हमको क्या करना है, एक रैशनल नंबर में बदलना है। तो मान लेते हैं ये नंबर हमारा x है। हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको रेकरिंग डिजिट तक हमको पहुंचना है। तो रेकरिंग डिजिट तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 बार जंप करना होगा। इस डेसिमल को 2 बार जंप करवाना होगा, मतलब इसको ओवरऑल हमको 100 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो अगर हम 100x करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2714 मतलब 2714.282828 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, फिर से हमको 28 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट और इस डेसिमल को लेकर के जाएंगे, मतलब फिर से हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 10,000 x विल बी इक्वल टू 2714282828 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। इस तरीके से काम करना है कि हमारे पास 2 इक्वेशन ऐसा आए, हमारे पास 2 इक्वेशन ऐसा आए जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स हो और वो भी सेम हो।
देख रहे हैं 28 28 28 28 28 कंटिन्यूड, इसमें भी 28 28 28 28 कंटिन्यूड है। तो हमको ऐसा काम करना है कि मेरा जो पॉइंट के बाद वाला जितना भी डिजिट्स है वो दोनों इक्वेशन में सेम आए। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो हम लोग को क्या मिलेगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे 10,000 में से 100 को, तो हम लोग को क्या मिलेगा 9900, है ना। 9900 प्लस 100 इज 10,000। अब 9900 का जो वैल्यू है, अगर इस पे हम माइनस करें, देखिए 271, इसको मान लेते हैं ये x है, ठीक है, x.282828 माइनस 2714.282828, तो ये 0.282828 जो है हमारा, वो आपस में माइनस होकर के जीरो हो जाएगा, मतलब डेसिमल के बाद वाला जितना पार्ट है वो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस सिर्फ सब्ट्रैक्शन किसके किसके बीच में होगा, इसके इसके बीच में, 271428 माइनस 2714, है ना, 271428 माइनस 2714, तो हमको ये 9900x किसके बराबर मिलेगा, इसका वैल्यू जो होगा 268714 के बराबर होगा, 268714 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू क्या मिलेगा 268714 होल डिवाइडेड बाय 9900। ठीक है, अब ये एक रैशनल नंबर है, अगर ये कटता है तो इसको और जितना भी हम लोग लोएस्ट फॉर्म तक लेकर के जा सकते हैं उतना दूर तक हम लेकर के जाएंगे, नहीं कटता है अगर तो एज इट इज छोड़ देंगे, यही हमारा रैशनल नंबर हो गया। समझ में आया? तो हमको बोला था कि इस डेसिमल एक्सपेंशन को एक रैशनल नंबर में बदलो, तो हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को एक रैशनल नंबर में बदल दिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को डील करना है, ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आज के साथ इस लेक्चर में हम अलविदा कहते हैं, आपसे फिर मिलेंगे अपने नए सीरीज में, नए चैप्टर्स में, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझाएं। थैंक यू।